नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न ही हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, द देवदार सीडार। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पेड़ है वो देवदार है। अब बोलते हैं देवदार का जो है वो वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है। अब यहाँ पर अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट ट्री की यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। साइंटिफिक नाम इसका जो है वो सेड्रस देवदारा जो है वो है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका साइंटिफिक नाम जो है वो आपको पता चल गया, सेड्रस देवदारा जो है वो। देवदार आप सभी ने देखा है कि थोड़ी ऊंचाई पे होता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, परंतु थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है ये होता है। अच्छा, अब ये देवदार जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो पाया जाता है, मतलब कौन सी हाइट है जहां से देवदार जो है वो उगना शुरू हो जाता है। तो लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई से जो है वो देवदार जो है वो उगना शुरू हो जाता है। और किस हाइट तक ये उगता है, लगभग 2700 मीटर की हाइट तक जो है ये उगता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो देवदार के बारे में तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हुआ। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग अलग एग्जाम करवाए, उनमें अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। जैसे कि हिमाचल का स्टेट बर्ड क्या है, उसका जो है वो साइंटिफिक नाम क्या है वो पूछा गया। तो हिमाचल का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम वेस्टर्न ट्रैगोपैन है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो इसका नाम जो है वो ट्रैगोपैन मेलानोसिफेलेनस जो है वो है। इस तरह से साइंटिफिक नेम इसका लिखा जाता है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि एक आधी बार तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। अगर हम हिमाचल प्रदेश के जो है वो स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो वो पिंक रोडोडेंड्रोन जो है वो आता है। और पिंक रोडोडेंड्रोन का जो साइंटिफिक नाम आता है वो आता है रोडोडेंड्रोन कैंपेनिलेटम। ये रोडोडेंड्रोन कैंपेटिलेटम जो है वो इसका नाम जो है वो स्टेट फ्लावर का जो है वो आता है। तो स्टेट फ्लावर का पता चल गया आपको, स्टेट बर्ड का पता चल गया आपको, हिमाचल प्रदेश के स्टेट ट्री का पता चल गया। इनके बारे में कंटिन्यूसली एचपीआर से क्वेश्चन पूछ रहा है। संभावना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कोई क्वेश्चन लिंक कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है जी, तो इतना याद रह जाएगा। यहाँ पर कुछ बचा तो नहीं। स्टेट ट्री हो गया, स्टेट बर्ड हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया। हाँ, स्टेट एनिमल जो है वो हिमाचल का रह गया, जो स्नो लेपर्ड है, और उसको जो है वो यूनिसिया पैंथीरिया भी बोलते हैं, और यूनिसिया कर भी जो है वो उसको लिखा जाता है। यूनिसिया कर भी जो है वो उसको लिखा जाता है। यूनिसिया कर लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है जी, इतना सब जानने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 व्हाट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किस सेक्टर का रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो रहता है। अब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो आती हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां से कितने % लोगों को रोजगार मिलता है। वहां से लगभग 53.9% लोगों को रोजगार जो है वो मिलता है। ये हम 2000 कौन से ईयर का डाटा जो है वो पढ़ रहे हैं, ये हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट का डाटा तो 2023-24 का है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही जो है वो सारा डाटा हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। और हिमाचल की जीएसबीए में जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है, देखिए जी यहाँ पर डिटेल से देखिए। बोलते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 14.3% ऑफ द जीएसबीए। तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो हिमाचल की जीएसबीए में जो है वो 14.3% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर का। और बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट में जो है एम्प्लॉइंग 53.9% ऑफ द वर्क फोर्स। तो 53.9% ऑफ द वर्क फोर्स को जो है वो इसने एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया, ये आपको पता चला यहाँ से। अब यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की भी। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर की कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर रहता है वही फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग 2023-24 का ये डाटा जो है वो आपको बताया जा रहा है। ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 53.98% जो है वो रहता है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में जो है वो 22.01% जो है वो रहता है।
टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 24.01% जो है वो रहता है। तो ये सब आपने जो है वो ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयमेंट में, और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का भी। कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, डायरेक्टली पूछा जाए तब भी सही होना चाहिए, इनडायरेक्टली पूछा जाए तब भी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट, बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड नॉमिनल जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो नॉमिनल जीएसडीपी है वो कितनी है। अगर हम एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नॉमिनल जीएसडीपी की, तो वो कितनी है, वो है 2,53,886 करोड़। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो कुछ और भी बात जो है वो करेंगे, हम थोड़ा डिटेल से जो है वो बात करेंगे, ताकि कुछ स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे भी कर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। हम एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बात करें तो जीएसटीपी जो है वो करंट प्राइजेस पर अगर हम बात करते हैं तो जीएसटीपी करंट प्राइजेस पर जो है वो 2,53,886 करोड़ जो है वो रही। अगेंस्ट कितना, 2024-25 के साथ कंपेयर करेंगे, 2024-25 में ये 2,30,587 करोड़ जो था वो थी। अगर हम इसमें ही ग्रोथ रेट देखेंगे तो ग्रोथ रेट 2025-26 में जो है वो 10.1% जो है वो ग्रोथ रेट हुई है। तो ग्रोथ रेट का क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि कितनी ग्रोथ जो है वो हुई है, तो 10.1% ग्रोथ जो है वो हुई है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने डाटा यहाँ पर पढ़ा वो करंट, जो हमारे पास करंट प्राइजेस है, करंट प्राइजेस पर हमने ये डाटा जो है वो पढ़ा। अगर कांस्टेंट प्राइजेस पर ये डाटा जो है वो पूछा जाए जीएसडीपी का, तो आपने ध्यान रखना है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। और कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट प्राइजेस पर बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये जो है वो 1,56,681 करोड़ जो है वो रही, अगेंस्ट 1,44,656 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। ये 2025-26 में थी, ये 2024-25 में थी। और इसमें कितना जो है वो हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला, इसमें हमें एज कम्पेयर टू 2025-26 8.3% ग्रोथ रेट देखने को जो है वो मिला। तो करंट प्राइजेस पर भी, कांस्टेंट प्राइजेस पर भी सब याद होना चाहिए। देखिए, इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चला है, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें हर तरह का क्वेश्चन पढ़ना है। आगे बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा ग्रुप ऑफ द स्टेट्स टू राइज इन रिवल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अराउंड 1848। तो बोलते हैं कि 1848 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उठने वाले राज्यों में जो है वो बोलते हैं कांगड़ा समूह में पहली रियासत कौन थी। अब यहाँ पर पूरे ऑप्शंस जो दिए गए हैं ना, वो दिए गए हैं एज पर HPRC लेवल। वो पूछ लेगा कुछ और ऑप्शन दे देगा कुछ। वैसे ही हमने भी यहाँ पर देखो पूछा है कि कांगड़ा ग्रुप, ऑप्शन दिए गए हैं गुलेर, नूरपुर, सिरमौर, और अगला ऑप्शन सुकेत है। तो यहाँ पर देखिए सिरमौर तो ऐसे ही कट हो जाएगा क्योंकि कांगड़ा ग्रुप में ये नहीं आता था। सुकेत भी जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा क्योंकि कांगड़ा ग्रुप में ये नहीं आता था। सुकेत आपको पता है, सुकेत से ही अलग होकर जो है वो मंडी रियासत बनी थी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, गुलेर भी कांगड़ा ग्रुप में आता है, नूरपुर भी कांगड़ा ग्रुप में आता है। तो बोलते हैं 1848 के आसपास जो है ये नूरपुर रियासत थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नूरपुर रियासत ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उठने वाले राज्यों में जो है वो सबसे पहला नाम कमाया था। अब 1848 में हुआ क्या था, कौन जो है वो यहाँ पर विद्रोही जो है वो हुआ था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी, कौन वो वीर बहादुर थे। अगर हम बात करते हैं उनकी, तो वो नूरपुर रियासत के जो है वो राम सिंह पठानिया जो था वो हुआ करते थे। राम सिंह पठानिया जो है वो जसवंत सिंह के समय में जो है वो ये वजीर जो है वो हुआ करते थे। अब इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था, परंतु बाद में चलकर इनके एक मित्र के द्वारा ही इनको धोखा दे दिया गया। अब मित्र ने जब धोखा दिया तब ये पकड़े गए और इनको डिपोर्ट कर दिया गया, इनको सिंगापुर भेज दिया गया। उनको बड़ी कठिन यातनाएं, इनके बड़े ही जो है वो इनको कह सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग पुनिशमेंट जो है वो वहाँ पर दी गई और उसके बाद वहीं पर इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। अब देखिए जसवंत सिंह के ये जो है वो राम सिंह पठानिया थे, नूरपुर रियासत के थे, इन्होंने विद्रोह किया था। क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रियासत में हुआ था, किसने किया था, कौन से ईयर में किया था।
ये सारा पता होना चाहिए। जसवंत सिंह जब 1857 का कार्यकाल आया तो जसवंत सिंह ने जो है वो फिर बाद में, ये तो मारे गए 1848 में, ये मारे गए। फिर 1857 का विद्रोह जब होता है तो जसवंत सिंह ही राजा थे। जसवंत सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी जो है वो दिखाई थी बाद में चलकर। ठीक है जी, तो इतना आपको यहाँ से नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। हाँ, नूरपुर रियासत की अगर हम बात करते हैं तो इस रियासत की स्थापना किसने की थी वो आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRCA के, चाहे आप जो है क्लर्क, सेक्रेटरीट और हाईकोर्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्जाम की एक ही टेस्ट सीरीज हमने चलाई है ताकि पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए रह सके और जो इंपॉर्टेंस समझते हैं एग्जाम की, जॉब की, उनके लिए जो है फायदेमंद भी हो सके। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हम कर चुके हैं, तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, एक तो हो गया ये टेस्ट सीरीज। दूसरा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टीचिंग में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है उसकी पोस्ट जो है वो निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास ये मौका है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्योंकि नेट सेट क्वालिफाई हैं बच्चे। तो पेपर 1 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है, उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हिमाचल जीके विद वीडियो एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन वाज द रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेट अप एट मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। अब बोलते हैं ये जो पर्वतारोहण संस्थान है उसी की माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की ही बात की जा रही है। ये रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है। यहाँ पर ये पूछते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी जो ये रॉक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है इसको अलग नाम दिया गया है। इसको नाम जो दिया गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिया गया है, जो प्रधानमंत्री भी भारत के रह चुके हैं। अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसको बोलते हैं, और ये अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कुल्लू में जो है वो आता है, कुल्लू के मनाली में जो है ये आता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसके बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो मनाली में स्थित है। 1961 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि इसके पहले डायरेक्टर जो था वो कौन थे। तो इसके पहले डायरेक्टर का नाम आपने ध्यान रखना है, मिस्टर हरमन सिंह ठाकुर जो है वो इसके पहले डायरेक्टर जो था वो हुआ करते थे। तो इसके पहले डायरेक्टर का नाम पता चल गया। ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ना वो आपने ये ध्यान रखनी है बात कि प्रधानमंत्री रहे थे। तो कब से लेकर कब तक प्रधानमंत्री रहे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार ये 1996 में बने थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 13 दिन का कार्यकाल इनका जो था वो रहा था। दूसरी बार ये 1998 में बने और 13 महीने का कार्यकाल इनका रहा, और 1999 तक ये रहे, मतलब कुछ डेट्स थी बीच में, तो 13 महीने तक ही जो है ये रहे। और तीसरा कार्यकाल इनका 1999 में स्टार्ट होता है, 2004 तक जो है वो चलता है, और पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है वो इनका रहा था। तो इस तरह से ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। कब कब रहे ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रजामंडल पार्टिसिपेटेड इन मंडी कॉन्फ्रेंस फ्रॉम मार्च 8 to 10 in 1946। तो बोलते हैं 8 मार्च से 10 मार्च 1946 तक मंडी सम्मेलन में प्रजामंडलों के कितने प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक HPRC इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो ये 48, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिन्होंने जो है वो इसमें भाग लिया था। 48 प्रिंसली स्टेट थे। ये जो है वो टिहरी गढ़वाल से लेकर शिमला तक के प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने यहाँ पर जो है वो भाग लिया था। और इसको जो है वो प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसके प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया था। तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो उस टाइम कर्नल JS ढिल्लों को जो है वो बनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसको इसका जो है वो
प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था, हु प्रिजाइड दिस सेशन, तो ये JS ढिल्लों के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ से ही आपने 3 तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये जो हिमालयन प्रजामंडल के पार्टिसिपेंट्स थे, इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ पर हुई, वो मंडी में हुई। दूसरा कि कितनी रियासतों ने यहाँ पर भाग लिया, 48 रियासतों ने भाग लिया। तीसरा कि इसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया, JS ढिल्लों के द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कब से लेकर कब तक ये हुई, तो 8 मार्च से लेकर 10 मार्च 1946 तक जो है ये हुई थी, 1946 तक जो है वो हुई थी। अब ये वो वाला टाइम पीरियड था जब हिमाचल प्रदेश में ये आवाज़ उठना स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे कि एक अलग से हमें पहाड़ी राज्य जो है वो चाहिए। अब क्या इसका नाम होगा, ये चीज़ें डिसाइड की जा रही थी, कैसे ये बनेगा, किन किन रियासतों को मिलाकर ये बनेगा, कौन कौन से क्षेत्र इसमें होंगे, वो अभी डिसाइड करना बाकी था। परंतु धीरे धीरे जो है ये डिसाइड किया गया और हिमाचल प्रदेश एक नाम अलग से जो है वो डिसाइड किया गया कि हम हिमाचल प्रदेश नाम रखेंगे। और फाइनली 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में बनकर जो है वो सामने आता है और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और 1956 के बाद 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1971 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो है वो फिर मिल गया था। ठीक है जी, इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री जो है वो हुआ करती थी, जिनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो काफ़ी टाइम से पासिस रिवाइज भी नहीं हुए हैं, एक बार डिटेल से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल के दर्रे क्या कहते हैं, कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बोलते हैं यहाँ पर कि थामसार पास दिया गया है, कांगड़ा को बड़ा बंगाल रीजन से जो है ये जोड़ता है। दूसरे में कुंजुम पास लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। तीसरे में कालीचो दास पांगी को भरमौर से जोड़ता है। चौथे में बुरुआ पास हो गया, क्या ये किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। हर एक दर्रे के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तामसार पास जो है वो दिया गया है। ये जो तामसार पास है ये किसको किसके साथ जोड़ता है, बिल्कुल सही लिखा गया है कि कांगड़ा को बड़ा बंगाल से जो है वो जोड़ता है। धौलाधार रीजन में, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में जो है ये आता है। 4572 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये आता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच। तो दूसरे में बोलते हैं कुंजुम पास। कुंजुम पास की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये लाहौल को स्पीति से ही जो है वो जोड़ता है। तो ये भी सही है कि लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। अच्छा, लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। 4520 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। 4520 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ये भी सही दिया गया है। दूसरा भी सही है। तीसरे में बोलते हैं कालीचो पास, क्या ये पांगी को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। अगर हम कालीचो पास की जो है वो बात करते हैं कि कालीचो पास कहाँ पर आता है, किसको किसके साथ जोड़ता है, कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि कालीचो पांगी को भरमौर से नहीं, लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। लाहौल को भरमौर से ये जोड़ता है। 4730 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। तो ये गलत हो गया हमारे पास। एक जो है वो यहाँ पर बुरुआ पास जो है वो दिया गया है, क्या ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये किन्नौर को जो है वो गढ़वाल से ही जो है वो जोड़ता है। अच्छा, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, कितना एल्टीट्यूड है इसका, 4578 मीटर इसका जो है वो एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। कालीचो दर्रा पांगी को भरमौर से नहीं जोड़ता, कालीचो दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। थोड़े से दर्रे यहाँ पर क्यों ना रिवाइज कर लिए जाए। यहाँ पर तो सही इसका दिया भी गया है कि ये लाहौल को भरमौर से ही जो है वो जोड़ता है, किन्नौर को गढ़वाल से, बुरुआ पास जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो अक्सर HPRC पूछता है, या फिर HPRC ने तो दर्रों के बारे में इतना नहीं पूछा है, परंतु HPSSC जब इससे पहले हुआ करता था तो वो पूछ लेता था, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पूछता है। जैसे कि पादरी दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, चंबा को जम्मू के साथ ये जोड़ता है। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वारू दर्रा जो है एलाइड सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ता है वारू दर्रा। उसी तरह जो है वो इंद्रहार दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जो है वो इंद्रहार दर्रा जोड़ता है। साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। अगर चंबा से पांगी जाना हो तो मुख्य द्वार जो है ये माना जाता है साच दर्रा के, साच दर्रे से होकर जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है जी। उसी तरह जो है वो एक एनिमल दर्रा भी आता है, एनिमल पास जिसको बोलते हैं। कुल्लू में जो है ये एनिमल पास जो है वो आता है। कुगती दर्रा आता है, लाहौल को भरमौर से जो है वो कुगती दर्रा जो है वो जोड़ता है। तो लालूनी दर्रा आता है, ये लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। तो इतने दर्रे आप याद रख लीजिए। रैंडम से दर्रे हमने रिवाइज करवा दिए आपको, ठीक है। याद रह जाएंगे तो बहुत अच्छा है, याद रखने भी पड़ेंगे क्योंकि आपको स्कोर करना है अच्छा, और पेपर में जो है वो अच्छा स्कोर कर अच्छी नौकरी जो है वो लेनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमांड ऑफ धामी प्रजामंडल लेड बाय श्री सीताराम।
तो धामी में प्रजामंडल जो था वो उसकी कुछ मांगी थी जिनको लेकर वो वहाँ के राणा के समक्ष जो था वो गए थे। अब राणा ने डिमांडें नहीं मानी, गोली चलाने का आदेश दे दिया। जो गोली वहाँ पर चलाई गई उसको नाम दिया गया धामी गोलीकांड का। अब बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमांड ऑफ धामी प्रजामंडल लेड बाय पंडित सीताराम, तो बोलते हैं श्री सीताराम। तो बोलते हैं कि रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर, की पॉलिटिकल वर्कर को रिलीज कर दीजिए, ये उनकी जो है वो मांग थी। या फिर उनकी मांग थी एबोल्यूशन ऑफ बेगार, की बेगार को जो है वो समाप्त कर दिया जाए। या फिर उनकी मांग थी रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, की लैंड रेवेन्यू में जो है वो कटौती की जाए, घटाया जाए उसको। या फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ धामी प्रजामंडल, की धामी प्रजामंडल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको मान्यता दी जाए। देखिए तो ये तो इनकी डिमांड थी कि जो धामी प्रजामंडल है, धामी प्रजामंडल को जो है वो एक रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलनी चाहिए। पहले धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनाई गई थी, फिर उसको धामी रियासती प्रजामंडल में बदल दिया गया था 1939 में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू में भी कटौती होनी चाहिए, ये भी इनकी प्रमुख एक मांग थी। बेगार की प्रथा जो थी, बेगार की प्रथा मतलब किसी को भी परिवार से जाकर जो है वो मुफ्त में काम करना पड़ता था। राजाओं के पास जाकर, अगर अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के पास जाकर काम करना पड़ेगा मुफ्त में, विदाउट पे। ठीक है, कहीं पर वहां पर जाकर काम करना पड़ेगा। तो बेगार को समाप्त करने के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी, परंतु रिलीज ऑफ पॉलिटिकल वर्कर ये इनकी मुख्य डिमांड नहीं थी। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर है। दिस वन इज नॉट डिमांड ऑफ द धामी प्रजामंडल लेड बाय द पंडित सीताराम या फिर श्री सीताराम जी। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही कि धामी में और क्या क्या हुआ था, धामी गोलीकांड भी जो है वो हुआ था। धामी गोलीकांड जो है वो कौन से ईयर में जो है वो हुआ था, कब एग्जैक्टली ये हुआ था? तो धामी गोलीकांड की बात करें तो धामी गोलीकांड जो है 1939 में जो है वो हुआ था। धामी ट्रेजेडी इसको बोला जाता है। पंडित नेहरू के द्वारा भी, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इसको बाद में चलकर क्रिटिसाइज किया गया था। अच्छा, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन को टफ करने के लिए कि धामी गोलीकांड एग्जैक्टली हुआ कब था? तो 16 जुलाई को जो था ये हुआ था। 16 जुलाई को 1939 में ये धामी गोलीकांड जो है वो हुआ था। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब यहाँ पर ना हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। धामी रियासत के बारे में हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया, तो सबसे पहले तो उसको रिवाइज करेंगे। धामी रियासत की स्थापना जो है वो राजा गोविंद पाल के द्वारा जो है वो की गई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ये वंशज थे। और धामी रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी? वो हल्लोग में जो है वो इसकी राजधानी जो है वो हुआ करती थी। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो इसको जो है वो कसुम्पटी तहसील का भाग बना दिया गया था और जिला महासू जिला था जिसमें इसको मिलाया गया था। और साथ में ही अक्सर जिक्र होता रहता है 1857 के विद्रोह का। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो राणा गोवर्धन सिंह अंग्रेज उस टाइम जो है वो यहाँ के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता उस टाइम जो है वो की थी। तो इतना सब धामी रियासत के बारे में भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश सेपरेट द ढाडी फ्रॉम द राविन। तो ढाडी भी एक रियासत है और बोलते हैं ढाडी रियासत को जो है वो राविन से, यानी कि राविनगढ़ जो रियासत थी उससे कब जो है वो अलग किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अंग्रेजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों के द्वारा आपने ध्यान रखना है कि जो ढाडी था, ढाडी धामी के साथ कंफ्यूज मत करना है इसको, धामी अलग रियासत है, ढाडी अलग थी। ढाडी को जो अलग किया गया था वो 1891 में जो है वो किया गया था। 1891 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ढाडी को राविन से अलग कर दिया गया था और इनको जो है वो दोनों को ही जो है वो जुब्बल की शाखा जो है वो बना दिया गया था। जुब्बल भी एक रियासत जो था वो हुआ करती थी। अगर हम बात करें इस ढाडी रियासत की ही, ढाडी रियासत जो है वो इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या पूरी बात है? ढाडी रियासत ये जो है वो थरोज की पहले प्रशाखा हुआ करती थी और कहा जाता था कि सिसोदिया राजपूतों के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई है। और 1896 में जो है वो राविनगढ़ और ढाडी ये जो है कहीं पर 1896 भी लिखा गया है, कहीं पर 1891 भी लिखा गया है, ये जो है वो जुब्बल की जो है वो जागीरें बना दी गई थी। और 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ तो इसको जुब्बल तहसील का ही भाग रखा गया और महासू जिला था जिसमें इसको मिला दिया गया था। अगर हम राविनगढ़ की बात करते हैं तो राविनगढ़ भी जो है वो इंपॉर्टेंट रियासतों में ही जो है वो एक आती है। छोटी रियासत बेशक हुआ करती थी, परंतु ध्यान रखना है कि राविनगढ़ रियासत की स्थापना दुनीचंद के द्वारा की गई थी। ये जो है इनकी स्थापना दुनीचंद के द्वारा जो की गई थी। दुनीचंद सिरमौर के राजा उगरचंद के तीसरे पुत्र थे जिनके द्वारा इस छोटी रियासत की स्थापना की गई थी। और सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने जो है वो राविनगढ़ किला जो है वो बनवाया था। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सिरमौर का कोई राजा किला नहीं बनवा सकता राविनगढ़ किला, क्योंकि राविनगढ़ अलग से एक रियासत थी। तो सिरमौर के राजा थे वीर प्रकाश जिनके द्वारा राविनगढ़ का किला बनवाया गया था। और राविनगढ़ जो है वो प्रेजेंट टाइम में जुब्बल तहसील का ही भाग है। जैसा हमने पढ़ा कि 1891-96 में भी कहीं पर लिखा गया है कि ये जुब्बल का भाग बन गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है वो कब बनाई गई थी, जिसको गैर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो है वो कहा गया। तो ये जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाई गई थी ये 1966 में जो है वो बनाई गई थी। पूरा सिनेरियो समझते हैं कैसे कैसे जो है वो हिमाचल में जो है वो चीज़ें चली। 1948 में हिमाचल की स्थापना हो जाती है। उसके बाद जो है वो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रुप मतलब जिनको ज़रूरत लगी वो चीज़ें बनने लगी। जैसे कि ये कहा जाता है कि 1950-51 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। उसके बाद ज़रूरत जो है वो लगी इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, तो 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। ये केंद्र शासित प्रदेश 1956 में तो बन गया, परंतु उससे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो 4 ही जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला जो है वो इसमें बिलासपुर 1954 में जुड़ गया। 6 नंबर का जिला 1960 में फिर जो है वो किन्नौर जो है वो जुड़ गया था। बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती रही। 1966 में यहाँ पर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है वो बनाई गई। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में जो है वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाई गई 1951 में। हिमाचल प्रदेश में जो है वो उसी तरह टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1972 में जो है वो बनाई गई। हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1974 में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में ही जो है वो स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है वो ये 1980 में बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ज़रूरत लगी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन होना चाहिए, तो ये 1954 में बना दिया गया। ऐसे ही जो है वो ज़रूरत लगी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अपना जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड होना चाहिए, तो वो 1968 में जो है वो गठित किया गया। तो इस तरह से ये अलग अलग चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो गठित होती रही और एक विशाल हिमाचल बनता है 1971 में। 1972 में कुछ नए जिले जोड़े जाते हैं। उसके बाद भी जो है वो चीज़ें यहाँ पर जुड़ी, जैसे कि HRTC की हम अक्सर बात जो है वो करते हैं कि HRTC की स्थापना जो है वो हुई थी, तो 1974 में 2 अक्टूबर को जो है वो इसकी स्थापना HRTC की जो है वो कर दी गई थी। तो इस तरह से HRTC भी जो है वो स्थापित हुआ। तो ये सब यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तब आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इस पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस एक ही स्लॉट में अगर आप जुड़ेंगे स्लॉट 4 में, तब इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक साथ जो है वो कर पाएंगे। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज अलग से है। उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ही, जो HPRC पूछता है 35 नंबर का। अगर आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस की भी अलग से टेस्ट सीरीज है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड बेटी है अनमोल योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश में ये बेटी है अनमोल योजना कब लॉन्च हुई। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए। इससे पिछला जो मिशन एलाइड का पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें ये क्वेश्चन डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि क्या है ये बेटी है अनमोल योजना, क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, तो जल्दी से कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।